Bismillahirrahmanirrahim. Now today we are going to discuss our third lecture on the main topic of bivariate analysis and the comparison of groups in the research. And we have discussed several tests, parametric test and non-parametric test. Today we are going to continue with our third and the last lecture in this series of lecture, that is Kruskal-Wallis test. Now what is Kruskal-Wallis test? It is applied and used for ordinal data. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये कि ऑर्डिनल डेटा होना चाहिए। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि और डेटा जो होता है हमारे पास मेनली दो टाइप का होता है, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा। और डिस्क्रीट डेटा की फिर सब टाइप्स हैं, नॉमिनल डेटा एंड ऑर्डिनल डेटा। तो जहाँ हमारे पास डेटा ऑर्डिनल फॉर्म में होगा, ऑर्डिनल डेटा होगा, वहाँ पे हम क्रुस्कल-वैलिस टेस्ट अप्लाई करेंगे। नाउ इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ विल्कॉक्सन मैन विटनी टेस्ट। जैसा कि हमने विल्कॉक्सन मैन विटनी टेस्ट में किया था, उसी की ये एक एक्सटेंशन है जब हमने यहाँ पर ये अप्लाई किया था सम ऑफ रैंक्स पे, तो विल्कॉक्सन मैन विटनी टेस्ट में। लेकिन फ़र्क ये है कि मोर देन 2 कंपैरिजंस आर इन्वॉल्व्ड। हमने वहाँ पर जो था विल्कॉक्सन मैन विटनी टेस्ट पे 2 ग्रुप को कंपेयर किया था, HbA1c लेवल इन एक्सरसाइज ग्रुप एंड कंपैरिजन ग्रुप मींस के यूजुअल केयर ग्रुप, उन दोनों में कंपेयर किया था। और यहाँ पर हम अगर 2 से ज़्यादा ग्रुप हों और उनको कंपेयर कर रहे हो तो फिर हम क्रुस्कल-वैलिस टेस्ट लगाएंगे। यानी सपोज़ कर लेते हैं हम कि HbA1c जो है हम चेक करना चाह रहे हैं वो 3 ग्रुप का या 4 ग्रुप का, लाइक फॉर एग्जांपल 3 ग्रुप का, एक एक्सरसाइज ग्रुप का, दूसरा यूजुअल केयर का, तीसरा हम डाइट प्लस एक्सरसाइज वो ग्रुप है। तो उस पे तीनों में HbA1c पे क्या फ़र्क पड़ता है तीनों ग्रुप में। तो 3 ग्रुप हो गए। ऑल्सो टर्म्ड एज क्रुस्कल-वैलिस वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बाय रैंक्स। और इसको हम वन वे एनोवा, क्रुस्कल-वैलिस को वन वे एनोवा भी कहते हैं, बट बाय रैंक्स, क्योंकि ये ऑर्डिनल फॉर्म में होता है। इसका व्हाट इज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इसका क्या होगा? मीन ऑफ ए ग्रुप ए इज इक्वल टू मीन ऑफ ग्रुप बी इज इक्वल टू मीन ऑफ ग्रुप सी। यानी इसका नल हाइपोथेसिस ये बनेगा कि तीनों का जो HbA1c जो होगा वो कंपेरेबल होगा, इक्वल होगा। डेफिनेटली ऑल्टरनेट ये होगा कि एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ऑफ द ग्रुप्स विल नॉट बी सिमिलर, या तो ये या ये दोनों या फिर ए और सी। तो कोई ऐसे होंगे 2 जो कम से कम होंगे, हो सकता है तीनों ही आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो, लेकिन कम से कम 2 जो होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, मीन या मीडियन। तो इसको हम कहेंगे, ये इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस अप्लाई होगा। क्रुस्कल-वैलिस टेस्ट स्टैटिस्टिकल वैल्यूज आर कंपेयर्ड विद काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि काई स्क्वायर टेस्ट हमने किया था, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किया था, जिसमें हमने 2x2 टेबल, 3x2 टेबल, 3x3 टेबल, यानी इस तरह से जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसको हमने टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा था। अच्छा, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप्स -1। जितने ग्रुप्स होंगे उसको 1 से माइनस करेंगे। अगर जैसे 3 ग्रुप हैं, 2 मोर देन 2 कंपैरिजन में, यानी अगर 3 ग्रुप कर रहे हैं तो 3 - 1, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, DF की वैल्यू आएगी 2। अगर 4 ग्रुप होंगे तो 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसी तरीके से अगर 4 से ज़्यादा 5 ग्रुप हैं, 6 ग्रुप हैं, सपोज 6 ग्रुप हैं, तो 6 - 1 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसलिए हमें चाहिए होता है ताकि हम जो क्रुस्कल-वैलिस का जो स्टैटिस्टिकल टेबल होगा, जो आमतौर पे स्टैटिस्टिक्स की बुक के आखिर में मौजूद होता है, तो उससे कंपेयर कर सकेंगे कि हमारे रिजल्ट जो हैं वो किस तरफ आ रहे हैं। नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्टेड रीजन में है या फिर रिजेक्टेड रीजन में है। तो दैट इज़ वाई वी नीड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, क्रुस्कल-वैलिस टेस्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट है, दैट इज़ कोरिलेशन टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये 2 वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और ये बताता है कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है या वीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, वी वांट टू चेक दीज 2 वेरिएबल्स कि एक्सरसाइज में रिड्यूस HbA1c लेवल इन डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट्स। DM स्टैंड्स फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि एक वेरिएबल हो गया एक्सरसाइज और दूसरा वेरिएबल हो गया HbA1c। तो क्या फ़र्क पड़ता है एक्सरसाइज से HbA1c में? क्या ज़्यादा एक्सरसाइज से ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम होगा?
और कम एक्सरसाइज से कम, सॉरी नॉट हीमोग्लोबिन, HbA1c रिड्यूस होगा, क्या कम एक्सरसाइज से कम HbA1c रिड्यूस होगा। तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन एक्सरसाइज एंड द लेवल ऑफ HbA1c, तो उसको हम कोरिलेशन टेस्ट से डिटरमिन कर सकते हैं। नाउ the amount of exercise is associated with the reduction of HbA1c level. This is our research question. ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन है कि क्या अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज जो है वो एसोसिएटेड है, यानी कोरिलेशन है उसकी, कोरिलेटेड है किससे, रिडक्शन ऑफ HbA1c लेवल से। मीन्स कि मोर एक्सरसाइज मोर रिडक्शन इन HbA1c लेवल। तो ये हमें मालूम करना है, तो हम फिर ये कोरिलेशन टेस्ट लगाएंगे। नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, हमारा अगर ये सवाल है, ये दोनों सवाल हैं कि अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इज एसोसिएटेड विद रिडक्शन इन HbA1c लेवल, या क्या मोर एक्सरसाइज से मोर रिडक्शन HbA1c होता है या नहीं होता है। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू अप्लाई कोरिलेशन टेस्ट। A bivariate technique to summarize the relationship between two continuous variables called the correlation coefficient can be used. यानी amount of exercise ये भी एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, HbA1c लेवल ये भी एक जो है, अगर हम इसकी परसेंटेज फॉर्म में ले रहे हैं तो वो जो है वो कंटिन्यूस डेटा है। तो ये कंटिन्यूस डेटा जो होगा वो, यानी कंटिन्यूस वेरिएबल है, कंटिन्यूस डेटा है, और इसमें हम दोनों वेरिएबल के दरमियान, एक्सरसाइज और HbA1c, इन दोनों के दरमियान अगर को रिलेशन मालूम करना चाह रहे हैं तो फिर हम को रिलेशन टेस्ट यानी को रिलेशन कोएफिशिएंट के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। इसमें एक कोएफिशिएंट होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अब कोरिलेशन की हमारे पास टाइप्स क्या हैं? हमारे पास टाइप्स हैं स्कैटर प्लॉट, पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड नेगेटिव रिलेशनशिप। अब हम इन तीनों को देखते हैं, ये जो तीनों टाइप्स हैं इसमें आपस में फ़र्क क्या है। स्कैटर प्लॉट क्या है? प्लॉट ऑफ पेयर्ड वैल्यूज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, यानी जो भी एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ होंगी उसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस की वैल्यूज़ होंगी, उनको हम वहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। हेल्पफुल टू डिस्प्ले रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, और आपको एक जनरल पिक्चर ये देगा कि दोनों वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप किस किस्म की है, आया कोई रिलेशनशिप है भी या नहीं है। क्योंकि अगर रिलेशनशिप होगी तो या तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप होगी, या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं देयर इज नो रिलेशनशिप। चारों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होगी? अगर हम बात करें कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 मीन्स एक्स एक्सिस, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2 दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। यानी जैसे जैसे वेरिएबल 1 यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे वाई एक्सिस की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप। इसको हम कहते हैं परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तेज़ी से एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है उसी तेज़ी से वाई एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप। और इसको हम डायरेक्ट रिलेशनशिप भी या डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसके बरक्स व्हाट इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप, कि नेगेटिव रिलेशनशिप क्या है? Increase in value of variable 1 like x-axis, but decrease in value of variable 2 that is y-axis. And this is also called perfect linear relationship. But वो किस तरीके से ये linear relationship है? But on the other hand, this is called inverse relationship. ठीक है, इन्वर्स लीनियर रिलेशनशिप, क्योंकि इंक्रीज इन एक वेरिएबल बढ़ रहा है, जिस तेज़ी से एक वेरिएबल बढ़ रहा है उसी तरीके से दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट इज़ वाई इट विल ऑल्सो गिव यू ए लीनियर लाइन, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो लीनियर रिलेशनशिप। बट ऑन दी अदर हैंड इसको हम नेगेटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, जबकि ये पॉजिटिव इसलिए है कि क्योंकि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी या डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है यानी इन्वर्स रिलेशनशिप है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव रिलेशनशिप। नाउ यहाँ पे हम कुछ ग्राफ्स की मदद से हेल्प लेते हैं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं उनकी क्या होगी। इफ़ वी से कि मैक्सिमम पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी
परफेक्ट लीनियर लाइन है, तो ये आप देख सकते हैं परफेक्ट लीनियर लाइन है। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पॉजिटिव कोरिलेशन और इसकी आर की वैल्यू आएगी 1। अच्छा, अगर इस रिलेशनशिप ऐसी हो कि कुछ डेटा वैल्यू इधर उधर हो, यानी ये जो लाइन हो वो इस तरह से नहीं आ रही हो, बल्कि लीनियर लाइन बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप इस पर ट्रेंड लाइन अप्लाई करना चाहें तो वो अप्लाई हो जाएगी। बट अगर वो वैल्यू 0.8 आर की वैल्यू 0.8 के पास आ रही है तो फिर हम उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। ज़ीरो रिलेशनशिप क्या होगी या ज़ीरो कोरिलेशन हम किसको कहेंगे? अगर आर की वैल्यू ज़ीरो होगी और ये इस तरह का स्कैटर प्लॉट है जिससे हम ये नहीं डिटरमिन कर सकते कि ये जो वेरिएबल जो है वो एक्स वेरिएबल जब बढ़ रहा है तो वाई वेरिएबल भी बिल्कुल कहीं पे बढ़ रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, कहीं पे बढ़ रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, तो इसमें आर की वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो इसमें ज़ीरो कोरिलेशन यानी कोई रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। अच्छा, नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो मैक्सिमम नेगेटिव कोरिलेशन अगेन आर की वैल्यू 1 होगी बट इट विल बी -1। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये ग्राफ नीचे आ रहा है तो ये ग्राफ इसी तरीके से यहाँ पे नीचे आएगा, सीधी सीधी एक लाइन बन रही होगी, आर की वैल्यू 1 होगी एंड दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम नेगेटिव कोरिलेशन। इसी तरीके से जैसे ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसी तरीके से मॉडरेट पॉजिटिव एंड मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन भी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल आर की वैल्यू -4.3 यानी इधर जाता हुआ ये नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है बट इस तरह की सीधी सीधी लाइन नहीं बन रही, तो इसको हम कहते हैं मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर ये इस डायरेक्शन में होगी लाइक इसको हम मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन भी, या अगर ये 0.5 के करीब होगा आर की वैल्यू तो हम इसको मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन भी कह सकते हैं। और ये क्योंकि नीचे की तरफ इसका ट्रेंड नज़र आ रहा है इस वजह से इसको मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन कहा जा रहा है। जैसा कि हमने पहले भी बात की है पिछली स्लाइड में कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, कि वो जो है फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी को जाहिर करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी पॉजिटिव कोरिलेशन और हमने कहा था कि परफेक्ट लीनियर लाइन बनेगी। ये देखें, ये परफेक्ट लीनियर लाइन है, ये जो है पॉजिटिव कोरिलेशन में, और ये नेगेटिव कोरिलेशन में ये भी सीधी सीधी लाइन बढ़ रही है। लेकिन बस फ़र्क ये है कि इसमें ये वेरिएबल एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई एक्सिस की वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कम हो रही है, यानी नेगेटिव कोरिलेशन है, या इसको आप इनवर्स प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन मौजूद है। तो इस तरह से जो है हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ मैक्सिमम पॉजिटिव कोरिलेशन, व्हाट इज़ ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, आर की वैल्यू भी ये रिप्रेजेंट करेगी, व्हाट इज़ ज़ीरो कोरिलेशन, इसी तरीके से व्हाट इज़ मैक्सिमम नेगेटिव कोरिलेशन, आर की वैल्यू -1, और इसी तरीके से मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन जिसमें जो है आर की वैल्यू 0.5 के नज़दीक होगी। अगर ये +0.45 होगा तो ट्रेंड ऊपर की तरफ नज़र आएगा, और अगर -0.5 के पास होगा तो ट्रेंड नीचे की तरफ डिक्लाइनिंग यानी इन्वर्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा। यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं मॉडरेट इन्वर्स रिलेशनशिप है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, और ये परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दोनों में को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट या डिफाइन कर सकते हैं। Now, the next thing is Pearson correlation coefficient और the R। ये R जो है जिसको हमने अभी पिछले ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, this is actually a coefficient and this is called Pearson correlation coefficient। तो यानी दरअसल ये जो पिछले ग्राफ में हम बात कर रहे थे R की वैल्यू 1 आ रही है, 0.8 आ रही है, 0 आ रही है, या -1 आ रही है, या 0.43 आ रही है, ये दरअसल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। और इसको हम पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इट इज़ डिफाइंड बाय और एक्सप्लेन बाय और डिटरमिन बाय और फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन बाय ए साइंटिस्ट नेम पियर्सन। नाउ पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट measure that how two variables are linearly related। कितना लीनियरली दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड है, तो उसको हम पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी आर की वैल्यू के जरिए डिटरमिन कर सकते हैं। एंड द कोएफिशिएंट वेरीज बिटवीन +1 to -1, +1 से लेके -1 के दरमियान इसकी वैल्यू वेरी करती है। जो यानी मैक्सिमम वैल्यू आर की जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में +1 है और मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में -1 है।
इसके दरमियान ही होगी जो भी वैल्यू मौजूद होगी, जो भी रिलेशनशिप होगी वो इसके दरमियान ही होगी. Like for example, values of Pearson correlation coefficient can be interpreted in the following table. हम जो है Pearson correlation coefficient can be interpreted in the following table. Like for example, R की वैल्यू क्या आ रही होगी तो हम उससे क्या इंटरप्रिटेशन लेंगे. जैसे सपोज दैट R की वैल्यू आ रही है +1, सो इट इज़ परफेक्ट या मैक्सिमम पॉजिटिव रिलेशनशिप. इफ वैल्यू ऑफ R इज नियर अबाउट द 0.8, अगर 0.8 के पास है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप. अगर R की वैल्यू 0.1 के करीब है या 0 से ऊपर है बट 0.5 से भी नीचे है, तो दिस इज कॉल्ड वीक लीनियर रिलेशनशिप. इसी तरीके से R की वैल्यू अगर 0 है, सो इट मीन्स नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, यानी x वेरिएबल और y वेरिएबल, या x एक्सेस पे जो वेरिएबल है और y एक्सेस पे जो वेरिएबल है, उन दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई रिलेशनशिप नहीं है. अच्छा, R की वैल्यू अगर -1 आ रही है तो इट इज़ परफेक्ट और मैक्सिमम नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी परफेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है. इसी तरीके से ये परफेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है. R की वैल्यू अगर -0.15 आ रही है, यानी बहुत ज़ीरो -1 से जो है वो नीचे है, लेकिन और 0.15 आ रही है, तो वीक नेगेटिव को रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल. और अगर -5 के पास है, यानी -0.5 के पास है, यानी लाइक फॉर एग्जांपल ये 0.43, तो दिस इज कॉल्ड मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन. तो R की वैल्यू जो है इस तरीके से हमें ये बताएगी कि ये रिलेशनशिप जो दोनों वेरिएबल हैं उनके दरमियान कितनी स्ट्रांग है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम ये भी चेक करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात की एक्सरसाइज के हवाले से, कि क्या एक्सरसाइज जो है वो अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज बढ़ाने से जो HbA1c लेवल जो है वो उतना ही रिड्यूस होता है. तो अगर R की वैल्यू हमने ग्राफिकली प्लॉट किया पेशेंट के एक्सरसाइज की बेस पे, कि लाइक फॉर एग्जांपल इधर अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज बढ़ाते चले गए इसका उस पर, और यहाँ पर HbA1c का रिडक्शन बढ़ाते चले गए. तो जितना एक्सरसाइज बढ़ा रहे हैं उतना HbA1c लेवल बढ़ रहा है. तो अब उसकी R की वैल्यू अगर सपोज दैट आती है -1, तो इसका मतलब है परफेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप है. यानी इसका मतलब ये हुआ कि मोर द एक्सरसाइज मोर रिडक्शन इन HbA1c लेवल. लेकिन सपोज दैट अगर वैल्यू आती है R की वैल्यू 0.43 या 0.5 -0.43 आती है, तो इसका मतलब है मॉडरेट नेगेटिव को रिलेशनशिप है. यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ठीक है, एक्सरसाइज बढ़ाने से HbA1c लेवल कम होता है, लेकिन जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज बढ़ाते हैं उतना जितना उसको कम होना चाहिए HbA1c लेवल, उतना कम नहीं होता अगर R की वैल्यू आ रही है 0.5 के पास. तो जिसको हम कहेंगे मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशनशिप. तो इस तरीके से हम इस टेस्ट की इंटरप्रिटेशन लेते हैं, और इसके लिए हम ये टेस्ट करना बहुत आसान है. उसका तरीक़ाकार ये है कि आप सिंपल जो है वो एक्सेल शीट पे दोनों वेरिएबल लिखें और उसका ग्राफ बनाएं, और उसमें ये ऑप्शन आता है एक्सेल की कैलकुलेशन में कि R की वैल्यू कैलकुलेट करके वो खुद दे देता है. और R की वैल्यू जब कैलकुलेट हो जाएगी तो उससे आप फिर जो वैल्यू आ रही होगी उसको जो है वो आप डिटरमिन कर सकते हैं कि ये रिलेशनशिप किस किस्म की है दोनों वेरिएबल के दरमियान में. अच्छा, आप सिर्फ यहीं तक नहीं रह सकते, बट यू कैन फर्दर प्रोसीड एंड यू कैन डिटरमिन द फार्मूला ऑफ R, एंड यू कैन डिटरमिन द सिग्निफिकेंस के ये रिलेशनशिप जो भी है, अगर R +1 है, R -1 है, या R 0.8 है, या -0.43 है, कि ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, उसको भी हम मालूम कर सकते हैं. बट हाउ यू कैन कैलकुलेट मैनुअली. देखें, अभी तो मैंने बताया कि अगर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू जो है वो आपने एक्सेल पे प्रोड्यूस की, और उसमें जो है वो एक्सेल ने डायरेक्ट आपको R की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी, तो वो तो एक तरीक़ाकार है ही. बट यू कैन ऑल्सो check or you can calculate by the following formula the value of R. ये है फार्मूला ऑफ पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट और R की वैल्यू डिटरमिन करने का फार्मूला, जिसमें R इज इक्वल टू समेशन है किस चीज़ की, xi माइनस एक्स बार yi माइनस वाई बार. यानी xi हर इंडिविजुअल वैल्यू x एक्सेस की और उसके मीन वैल्यू, और y यानी इंडिविजुअल वैल्यू और उसका मीन, और इन दोनों का डिफरेंस लिया, उनको सम किया और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और अंडर रूट समेशन
आई टू एन वैल्यू वही एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और फिर एक्स यहाँ पर जो है वो वाई वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, और इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर अंडर रूट ले लेंगे और इससे हमें आर की वैल्यू निकाल आएंगे। वेयर एक्स आई डेटा वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेस, वाई आई डेटा वैल्यू ऑफ वाई एक्सेस, एक्स बार मीन ऑफ एक्स आईज एंड वाई, यानी जो भी वैल्यू होंगी एक्स एक्सेस की उनका मीन है, वाई आई और द वाई बार इज़ द मीन ऑफ वाई एक्सिस की वैल्यूज़ का। तो वाई एक्सिस की वैल्यूज़ का जो मीन होगा वो वाई बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जो डेटा वैल्यू होंगी एक्स एक्सिस की उनका मीन एक्स बार हो गया, और जो वाई एक्सिस की वैल्यू होंगी उनका जो डेटा वैल्यू होगी वो उसका मीन ले लेंगे, तो वो वाई बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये बहुत आसान सा फार्मूला है, इट इज़ वेरी इजी, जिसके ज़रिए आप जो है वो आर की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं अगर इफ़ यू आर चेकिंग इट और कैलकुलेटिंग इट मैनुअली। नाउ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर कोरिलेशन टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोरिलेशन की वैल्यू, जो आर की वैल्यू जो भी आ रही है, इसको आपने ये चेक करना है कि ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल के दरमियान, चाहे वो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो चाहे वो नेगेटिव रिलेशनशिप हो, तो वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो उसके लिए यू कैन check the hypothesis or the testing of hypothesis for correlation test. Here H naught is equal to rho is equal to 0 or no truly linear relationship between two variable at level of significance. Rho is a population correlation coefficient. ये जो रो साइन है इसको हम कहते हैं population correlation coefficient, यानी population correlation coefficient से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। population density से हम रो डेंसिटी भी कहते हैं, यानी population density है ये। तो नल हाइपोथेसिस का ये बनेगा कि देयर विल बी नो रिलेशनशिप, ट्रूली लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ वेरिएबल्स। लाइक फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज और HbA1c की कोई लीनियर रिलेशनशिप, ट्रू लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, यानी कोई नहीं है। तो वो वैल्यू आएगी रो की वैल्यू 0। ऑल्टरनेट क्या होगा कि देयर मस्ट बी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ये इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा। अल्फा वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आमतौर पे हम वही रखेंगे, यानी 0.05। इसमें आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? टी टेबल से आप कैलकुलेट करेंगे, टी टेस्ट कहलाएगा, टी स्टैटिस्टिक्स है या टी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी ये। इसमें आप होगा आर की वैल्यू रखी जो आपने कैलकुलेट की हुई होगी, जो पिछली स्लाइड पे हम फार्मूला मालूम कर चुके हैं, या जैसे मैंने बताया आप एक्सेल पे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ सैम्पल साइज वो आ जाएगा -2, ये इसका फार्मूला है, अंडर रूट है ये, और यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस वही आर की वैल्यू बट इट्स स्क्वायर, वो ले लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और ये टी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर हम मालूम करेंगे कि ये टी की वैल्यू जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है ये किस रीजन में आ रही है। लाइक मोस्ट ऑफ द टेस्ट हम ये चेक करते थे कि जो हमारी वैल्यू है वो एक्सेप्टेड रीजन में है या रिजेक्टेड रीजन में है। तो जो अगर एक्सेप्टेड रीजन में होगी तो इसका मतलब है हमारा ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया और ये साबित हो गया कि देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द बोथ वेरिएबल्स। और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो फिर इसका मतलब होगा देयर इज ए सिग्निफिकेंट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन बोथ वेरिएबल, लाइक फॉर एग्जांपल वही एक्सरसाइज और हीमोग्लोबिन, यानी मोर एक्सरसाइज मोर रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन। एंड कंपेयर द कैलकुलेटेड टी वैल्यू विद द टेबल वैल्यू और टू डिटरमिन वेदर एच नॉट इज करेक्ट और रॉन्ग, यानी वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई कि हम जो टी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी उसको टेबल वैल्यू से कंपेयर करेंगे और ये चेक करेंगे कि ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, यानी करेक्ट है या रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है तो इसका मतलब है ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो गया, यानी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है ट्रू लीनियर रिलेशनशिप, और अगर ये एक्सेप्ट हो गया यानी ये करेक्ट हो गया तो फिर इसका मतलब है देयर इज़ नो ट्रूली रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो फिर ये इस तरीके से हमारा जो रिजल्ट्स होंगे वो कंक्लूजन की तरफ चले जाएंगे। तो ये है बेसिकली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर कोरिलेशन टेस्ट। बहुत सिंपल टेस्ट है, बहुत सादा टेस्ट है, वेरी इजी टू डू, वेरी इजी टू कंडक्ट एंड वेरी इजी टू गेट द आंसर एंड इंटरप्रिटेशन। बट इसके जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिटरेचर में पाए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम वही एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, द कोरिलेशन ऑफ HbA1c लेवल विद द मिनट्स ऑफ द एक्सरसाइज। सो हमने यहाँ कितने पेशेंट्स लिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेशेंट हैं और ये इनका एक्सरसाइज एवरेज मिनट है पर वीक। कि फॉर एग्जांपल पेशेंट 1 जो है उसका जो पर वीक
एवरेज एक्सरसाइज करता है 150 मिनट्स करता है, पेशेंट 240 मिनट्स, पेशेंट 350 मिनट्स पर वीक, इतने मिनट वो एक्सरसाइज करता है और इसका एवरेज ले लिया, मीन ले लिया 139.7, यानी 10 पेशेंट जो है वो एवरेज जो एक्सरसाइज कर रहे हैं पर वीक वो 139.7 मिनट कर रहे हैं। और ये पोस्ट ट्रीटमेंट HbA1c है, यानी HbA1c जो है वो कितना जो है वो आ रहा है ट्रीटमेंट के बाद, यानी एक्सरसाइज के बाद कितना फ़र्क पड़ रहा है या क्या हो रहा है उसका, और उसकी मीन वैल्यू क्या आ रही है। जब हमने इन दोनों को, यानी ये इंडिविजुअल, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक्स आई है ये, बल्कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, एक्सरसाइज यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और HbA1c डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये एक्स एक्सिस पे लेंगे, ये वाई एक्सिस पे लेंगे। ये हमारे एक्स आई हो गए सारे, एक्स आई, और ये हमारा होगा एक्स बार 139.7, ये वाई आई की वैल्यू होंगी डेटा वैल्यू, और ये वाई बार होगा 7.35। तो इन दोनों को हम वो डिफरेंस निकालते जाएंगे, सम ले लेंगे, डिफरेंस निकालते जाएंगे, सम ले लेंगे, फिर उस आर के फार्मूले में पुट कर देंगे। जब आर के फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की तो आर की वैल्यू आई -0.72, जो कि ये जाहिर कर रहा है इट इज़ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, यानी मोर द एक्सरसाइज मोर रिडक्शन इन HbA1c लेवल। अब हमने जब इस पर हमने स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाया, यानी जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की इस फार्मूले से, यानी आर की वैल्यू रखी जो कि इस फार्मूले में आ रही है हमारे पास -0.72, एन की वैल्यू 10 -2 अपॉन 1 माइनस ब्रैकेट ओपन माइनस पॉइंट जो भी 7 उसकी वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर। और जब हमने ये टी टेबल ये कैलकुलेट किया और फिर जब टेबल से कैलकुलेट किया, कंपेयर किया, तो पता चला कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, यानी इसका मतलब है देयर इज सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, सिग्निफिकेंट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन बोथ वेरिएबल, मोर द एक्सरसाइज मोर रिडक्शन इन HbA1c, क्योंकि पी वैल्यू लेस देन 0.05 है, जो कि यहाँ पर आ रही है 0.019, और ये भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिग्निफिकेंट नेगेटिव कोरिलेशन मौजूद है। इसको हम SPSS से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, SPSS पे भी कोरिलेशन डिटरमिन करने का फार्मूला और तरीक़ेकार मौजूद है, उसमें भी हम जो है वो मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर हम एक और ये बात करते हैं कि स्कैटर प्लॉट बिटवीन HbA1c लेवल एंड मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर वीक, यही जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। कैलकुलेटेड पियर्सन कोरिलेशन इज -0.72, ये हमने अभी जो निकाला है ये इसी का प्लॉट है कि मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर वीक और HbA1c लेवल। जैसे मैंने ये बताया था कि हम एक्सरसाइज को वाई एक्सेस पे लेंगे, तो यहाँ पे वाई एक्सेस पे लिया है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और आम तौर पे क्योंकि हम एज ए नॉट एज ए रूल, एज ए ट्रेडिशन ऑफ मैथमेटिक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वाई एक्स एक्सेस पे लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो वाई एक्सेस पे लेते हैं। तो HbA1c लेवल क्योंकि एक्सरसाइज पे डिपेंड कर रहा है इसलिए इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, और ये HbA1c हमने वाई एक्सेस पे लिया है, और ये डेटा वैल्यू है जिनको हमने पुट किया है, फिर इस पर ये ट्रेंड लाइन ले आए हम, जिससे जो है हमने आर की वैल्यू डिटरमिन की है, जो कि आर की वैल्यू -0.72 आ रही है। तो ये हमने जो है उस ग्राफ की थोड़ी सी बड़ी फॉर्म देख ली है। नाउ द नेक्स्ट इज द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। वो पियर्सन था, ये स्पीयरमैन है। ये भी तकरीबन वैसे ही होता है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है उस जो पियर्सन कोरिलेशन और स्पीयरमैन कोरिलेशन में। ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट और RS यहाँ पे इसीलिए लगाते हैं ताकि ये पता चल जाए कि ये स्पीयरमैन टेस्ट है, इज़ वेरी सिमिलर टू पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। RS consider whether the rank of second variable is higher or the lower than the rank of the रेफरेंस वेरिएबल। यहाँ पे हम रैंक की फॉर्म में रखते हैं, यानी ऑर्डिनल डेटा पर अप्लाई करते हैं, जबकि यहाँ पे हम इसको कंटिन्यूस डेटा की फॉर्म में रख रहे थे, यानी एक्चुअल जो कि कितने % ये है और ये कितने मिनट्स है। तो कोरिलेशन टेस्ट जो है वो हम मालूम कर रहे होते हैं बेसिकली फॉर द कंटिन्यूस वेरिएबल, जबकि स्पीयरमैन रैंक जो है वो हम मालूम कर रहे होते हैं नॉन पैरामेट्रिक डेटा। RS इज ए रैंक डेटा यानी ऑर्डिनल डेटा पे। तो एक ये बड़ा फ़र्क है कि पियर्सन कोरिलेशन जो है वो कोएफिशिएंट जो मालूम कर रहे होते हैं वो कंटिन्यूस डेटा पे अप्लाई होता है, जबकि स्पीयरमैन रैंक जो है वो डिस्क्रीट डेटा पे अप्लाई होता है, और डिस्क्रीट की कौन सी टाइप पे, ऑर्डिनल डेटा। Variables measured on interval or ratio scale must be transformed into the rank
बिफोर कंप्यूटिंग RS। तो जो भी डेटा आप हमारे पास मौजूद होगा, या इंटरवल डेटा और रेशो डेटा हो, यानी कंटिन्यूस की दोनों टाइप है, पहले उसको रैंक की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर कैलकुलेटिंग स्पीयरमैन रैंक टेस्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट ऑफ फिजिशियन और फार्मासिस्ट, मीन्स इंक्रीज एक्सरसाइज लेस विजिट्स, यानी एक्सरसाइज जितनी आप बढ़ाएंगे तो डॉक्टर के विजिट या फार्मासिस्ट के विजिट कम होते चले जाएंगे। तो ये हम चेक कर रहे हैं कि विजिट बढ़ रहा है या कम कर रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो हमारा डेटा है वो ऑर्डिनल फॉर्म में है। डेटा टेबुलेटेड फ्रॉम टू प्रोफाइल ऑफ पेशेंट विजिट टू द फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट। ठीक है, फिजिशियन या फार्मासिस्ट को जो विजिट करते हैं उनको डेटा को डिवाइड किया। लीस्ट विजिट हमने कहा 1 एंड मोस्ट विजिट्स जो है वो 10 है। Now RS determined by R is equal to 1 minus 6 summation value I to n 1 d square n bracket open n square minus 1, where di difference between pair of ranks, ये कैसे होगा हम अगली स्लाइड में देखेंगे, n is the number of pairs of ranks। ये है यहाँ पर d की वैल्यू और नंबर ऑफ पेयर्स, उसको हम कैसे मालूम कर लेंगे। नाउ रैंक डेटा फॉर कैलकुलेटेड RS। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यही जो 10 पेशेंट्स हैं उनकी वैल्यू ली, पेशेंट 1 से लेके पेशेंट 10 तक। ये उनका वही एक्सरसाइज एवरेज मिनट पर वीक 150 140 इस तरह से ये हमने उनका टाइमिंग नोट कर लिए कि कितने मिनट उन्होंने पर वीक एक्सरसाइज की। ये है रैंक फॉर एवरेज एक्सरसाइज। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल हमने कहा था ना, लीस्ट के लिए 1 है और मैक्सिमम के लिए हमने जो है वो 10 रखा था, मोस्ट विजिट्स। ठीक है, तो जैसे ये है एवरेज एक्सरसाइज 1। ठीक है, ये इनके रैंक बनाते जा रहे हैं हम, यानी लीस्ट है ये। ठीक है, और जिसका एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा है उसका रैंक 10 आ गया। अब ये क्योंकि दोनों सेम है तो वही 6 और 7 का एवरेज यहाँ लिया है, 6.6 और 7 का, तो 6.5 आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमने लिया रैंक फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट टू फिजिशियन और फार्मासिस्ट। तो ये हमने इनका ये जैसे ये सिर्फ इसलिए ये फर्स्ट रैंक पर है, यानी लीस्ट विजिट है, क्योंकि ये एक्सरसाइज ज़्यादा करता है। ठीक है, तो ये आ गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें ये 10, तो इसके फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसकी एक्सरसाइज सबसे कम है। ये टॉप पे है रैंक फर्स्ट, यानी लीस्ट एक्सरसाइज, और जबकि इसका रैंक जो है वो लीस्ट एक्सरसाइज हाईएस्ट विजिट। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, इनका डिफरेंस निकाल लिया। लाइक 6.5 माइनस 4 2.5, 9 माइनस 5 माइनस 9 माइनस 4, 1 माइनस 10 माइनस 9, 8 माइनस 7 1, 3 minus 8 minus 5, 6.5 minus 5 1.5, 9 minus 3 6, 4 minus 2 2, 2 minus 6 minus 4, 10 minus 1 9। ये हमने इनके डिफरेंसेस बिटवीन द रैंक्स डी की वैल्यू मालूम कर दी। फिर उसके बाद इन्हीं का स्क्वायर ले लिया, डी स्क्वायर, ये 6.25 16। ठीक है, ये प्लस प्लस स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, और उसके बाद फिर हमने ये इनका सम मालूम कर लिया। अच्छा, अब देखें फॉर्मूले पे दोबारा आते हैं, तो हमारे पास देखें डी स्क्वायर भी है और एन की वैल्यू भी है। ठीक है, दोनों वैल्यू हैं। तो जब हमने आर एस की वैल्यू डिटरमिन की तो वो आ गई -0.63, यानी नेगेटिव कोरिलेशन। तो यानी मोर द एक्सरसाइज लेस द विजिट, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। तो आर एस की वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ आर एस, ये हमने कैलकुलेट हुआ -0.627, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू -0.63। Value of RS varies between -1 to +1, and RS0 means little or no correspondence between rank of one variable and the second variable, यानी कोई ताल्लुक नहीं है दोनों वेरिएबल में। बट RS जो +1 या -1 होगा इंडिकेट क्लोज करेस्पॉन्डेंस बिटवीन वेरिएबल, वो ये स्ट्रॉन्ग परफेक्ट लीनियर है या परफेक्ट नेगेटिव है। जबकि यहाँ पे RS की वैल्यू आ रही है -0.63, ये इंडिकेट कर रही है मॉडरेट नेगेटिव करेस्पॉन्डेंस, क्योंकि 0.5 के पास है, बिटवीन मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर वीक एंड नंबर ऑफ विजिट्स टू फिजिशियंस एंड फार्मासिस्ट। यानी एक्सरसाइज बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ विजिट्स कम होते जाएंगे, बट इसका जो एक्सरसाइज का और इसका जो ताल्लुक बन रहा है, रिलेशनशिप जो है वो मॉडरेट है। सो दिस इज अबाउट पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नाउ identification of appropriate statistical test for comparing group।
जैसे कि हमने ये तमाम जो इस वक्त स्लाइड्स देखी हैं, जो जितने बाईवेरिएट के जो लेक्चर देखे हैं, वो हमने इसीलिए किए हैं कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्स्ट क्या होंगे फॉर कंपेयरिंग द ग्रुप्स, एंड द प्राइमरी फोकस टू डिटरमिन विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू यूज़ आर क्या होने चाहिए। इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस ऑफ द ग्रुप चेक करना है आपने, फॉर एग्जांपल पेयर्ड या अनपेयर्ड टेस्ट करने हैं, नहीं पेयर्ड टी टेस्ट या इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डेटा, ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा आउटकम क्या है और डेटा किस तरह का है, कंटिन्यूस डेटा है या डिस्क्रीट डेटा है, इस पर डिपेंड करेगा। assumption on which specific statistical tests are based, for example parametric and non parametric method। अगर ये मालूम होगा हमें कंटिन्यूस डेटा या डिस्क्रीट डेटा, तो फिर हम सही टेस्ट लगा सकेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस डेटा पे हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं, डिस्क्रीट डेटा पे नॉन पैरामेट्रिक मेथड या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। Here you can find the flow chart for statistical test for a quick review, inferences regarding mean, median and mode। उसके बाद फिर अगर 2 डिपेंडेंट सैम्पल ग्रुप्स हैं, ठीक है, अगर कंटिन्यूस डेटा है तो पेयर टी टेस्ट, ऑर्डिनल डेटा है तो साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन मैन विटनी टेस्ट, डाइकोटोमस डेटा है यानी सिर्फ लाइक यस नो, बैक्टेमर टेस्ट। अगर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल ग्रुप है, कंटिन्यूस डेटा है तो टी टेस्ट, जिसको हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं। ऑर्डिनल डेटा है तो विल्कॉक्सन मैन विटनी टेस्ट, और नॉमिनल या डाइकोटोमस डेटा है तो काई स्क्वायर टेस्ट। और अगर के इंडिपेंडेंट सैंपल और ग्रुप्स हैं, यानी 2 से ज़्यादा ग्रुप हैं, दो से ज़्यादा ग्रुप हैं, 3, 4, 5, और कंटिन्यूस डेटा है तो एनोवा, ऑर्डिनल डेटा है तो क्रुस्कल वैलीज, नॉमिनल या डाइकोटोमस डेटा है तो काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई किया जाएगा, जो कि तकरीबन सारे टेस्ट हम यहाँ पर मुख्तलिफ स्लाइड्स में शुरू से लेके आखिर तक देख चुके हैं। So thank you very much for these lectures. Soon we will come back with another topic in research methodology and the data analysis. Thank you very much.